हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 22वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक की चर्चा कर चुके थे। आज हम महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की चर्चा करने वाले हैं। इन राज्यों में जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनकी चर्चा आज हम कर रहे होंगे। सबसे पहले चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है, तो एक बेसिक जानकारी के लिए देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ के साथ, उसके बाद में तेलंगाना और कर्नाटक के साथ ही दक्षिण की तरफ गोवा, इतने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के साथ? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। इसके बाद हम महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कैपिटल कौन सी है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल आप सभी को पता है, मुंबई। ठीक, नेक्स्ट है, अब हम सभी महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित जो खास चीज़ें हैं, खास बातें हैं जिसकी वजह से वो प्रसिद्धि है, उनकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल है और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है नागपुर। ठीक, नागपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ 3-4 चीज़ें हैं नागपुर में प्रसिद्धि के लिए। सबसे पहली चीज़ है, नागपुर के संतरे बड़े फेमस है। भारत भर में हर राज्यों में, साथ ही विदेशों में भी यहाँ के संतरे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद में नागपुर को 0 माइल कहा जाता है। ठीक है, अब ये 0 माइल क्यों है? अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके से चलना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी, तो आप जिस पॉइंट में खड़े हो उसको आप क्या मानोगे? 0 माइल मानोगे। मतलब 0 माइल का मतलब है कि किसी भी दिशा में जाने के लिए आप जो खड़े हैं वो केंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके पास जितना उस समय एरिया हुआ करता था, उसके हिसाब से नागपुर को केंद्र माना जाता था, इसीलिए नागपुर को 0 माइल कहा जाता है। ठीक है, तो नागपुर 0 माइल कहा जाता है, संतरे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। भारत का पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। उसके बाद में है कपास अनुसंधान केंद्र। हमने जब भारत में मिट्टियों वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहीं पे हमने देखा था कि भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है, यह दक्कन पठार कहा जाता है। दक्कन पठार जो है वो पूरा लावा चट्टानों से बना है और लावा चट्टानों की वजह से यहाँ पे बेसाल्टिक लावा की वजह से किसका निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसी वजह से नागपुर में कपास अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अगला लोकेशन है वर्धा। इतिहास में हम पढ़ते हैं सेवाग्राम आश्रम के बारे में, जो कि गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, वो कहाँ बनाया गया था? इसी वर्धा में। वर्धा कहाँ पे है? पूर्वी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक, ये 2 लोकेशन हो गए। इसके बाद में हम पश्चिम में मूव करते चलेंगे धीरे धीरे। तो ये एक जगह है बुल्दाना। ये जो बुल्दाना है लोनार लेक के लिए फेमस है। लोनार झील किस प्रकार का स्ट्रक्चर है आप बताएंगे। मैंने झील वाले टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेक्स या झील के कैटेगरी बताया था, प्रकार बताया था। ठीक है, कोई झील है उसका स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का झील कहा जाएगा। जैसे कि गोखुर झील हो गया, लैगून लेक हो गया, क्रेटर लेक हो गया। इस प्रकार से मैंने कुछ कैटेगरी बताई थी। तो आप बताइएगा कि लोनार झील कौन सी है, कौन से प्रकार की झील है। ठीक, इसके बाद में एक लोकेशन है, इसका नाम है भूसावल। भूसावल यहाँ पे केला उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भूसावल जो है वो केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा। इसको हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में। ठीक है, तो ये जो दोनों लोकेशन है अजंता और एलोरा, यहाँ पे गुफाएं प्रसिद्ध तो हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? इन गुफाओं में काफ़ी सारी चित्रकारी या भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं, नक्काशीदार मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, दीवालों को काट करके या दीवालों पे ही कह सकते हैं कि नक्काशी करके कुछ मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी कलात्मक ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है औरंगाबाद। औरंगाबाद, यहाँ पे औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, साथ ही इनकी पत्नी
इनकी पत्नी का नाम था रबिया उद दुर्रानी। इनका भी मकबरा बनाया गया है, इसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। ठीक है, तो औरंगाबाद दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो औरंगजेब का मकबरा और एक है बीबी का मकबरा। ये जो क्वेश्चन है बीबी का मकबरा, यह एग्जाम में पूछा गया है, CGPSC या व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है, याद रखेंगे औरंगाबाद में है। अगला है दौलताबाद। इसके बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक शासक हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश में, तुगलक डायनेस्टी में एक राजा हुए थे, इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया था। ये वही दौलताबाद है जहाँ पे वो अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करना चाहते थे, लेकर के आना चाहते थे। हमने पढ़ा है ना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि उनके कुछ जो प्लान्स थे वो असफल होते चले गए। जैसे कि उनका जो राजधानी स्थानांतरण का प्लान था दिल्ली से दौलताबाद, ये फेल हो गया। उनके कुछ सैन्य अभियान थे वो फेल हो गए। उन्होंने अपने राज्य में सिक्के प्रचलित किए थे, सिक्के जो थे वो कांसे के बने हुए थे और जो उनका प्राइस था, जो वैल्यू था वो चांदी के सिक्कों के बराबर था। तो लोगों ने क्या किया था, ढलाई अपने घर में ही चालू कर लिया था। इस प्रकार से राजकोष से बहुत सारा धन मतलब वेस्ट हो गया था, क्योंकि राजकोष खाली होने लगा था। लोग क्या करते थे, अपना कांसे का मुद्रा जमा करके और चांदी का मुद्रा लेकर के चले आते थे। ठीक है, मतलब इतिहास में इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। फिलहाल ये याद रखिएगा कि दौलताबाद जहाँ पे राजधानी स्थानांतरण का प्रयास किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये कहाँ पे है, इसी महाराष्ट्र में है। लोकेशन आपको पता चल गया। अगला है शिरडी। शिरडी एक धार्मिक स्थल है, साईं बाबा के लिए जाना जाता है इसको। अगला है नासिक। नासिक जो है वो अपने क्लाइमेटिक और वेदर की वजह से अंगूर और प्याज की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है। मतलब नासिक जो है वो अपने प्याज और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है तारापुर। तारापुर यहाँ पे भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया था। कब हुआ था, 1972 में। ठीक है, तारापुर विद्युत गृह 1972 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह था। ठीक, नेक्स्ट है थाने। थाने के बारे में भी हम पढ़ते हैं इतिहास में। ठीक, क्या पढ़ा था हमने कि भारत में सबसे पहला रेल कहाँ पे चलाया गया था, तो ये चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में, और ये वही थाने है जहाँ पे रेल चलाया गया था। पहला रेल 1853 में चला था मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, अगला है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो पूरा शहर है वो टापुओं पे ही बसा हुआ है। ठीक है, 7 छोटे छोटे टापुओं पे बसा हुआ है, इसीलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। साथ ही यह महाराष्ट्र की कैपिटल तो है ही, भारत की भी आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई को। ठीक है, न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है, लेकिन मुंबई जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। ऐसा कहीं पे डिक्लेयर्ड नहीं है, सिर्फ इसको एक सिंबॉलिक, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला है खंडाला। इसके बारे में आप सिर्फ ये सुनते हैं कि यह एक पर्यटन क्षेत्र है और इतना ही याद भी रखना है। खंडाला कहाँ पे है, तो मुंबई से कुछ दूरी पर पूर्व की तरफ स्थित है। अगला है पुणे। पुणे यहाँ पे भारत का मौसम वेधशाला है और इसको हम IT सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पुणे अपने आप में एक IT हब है महाराष्ट्र का, साथ ही भारत का भी। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पे IT या कॉरपोरेट ऑफिसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, जैसे कि बेंगलोर हो गया, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया। न्यू दिल्ली में भी खासकर गुड़गांव वाला क्षेत्र हो गया, गुरुग्राम वाला, वैसे ही पुणे। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो कि IT हब के नाम से जाने जाते हैं, IT सिटी के रूप में इनका डेवलपमेंट हुआ है। इसी में ही एक नाम और है पुणे। पुणे IT सिटी और मौसम वेधशाला। अगला है महाबलेश्वर। इसके बारे में हम नदी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, अगला है सतारा। सतारा क्यों प्रसिद्ध है, डलहौजी की हड़प नीति में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को, जिन रियासतों के, जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों के राजा के पास उनके अपने संतान नहीं होते थे, अपने स्वयं के पुत्र नहीं होते थे, उनको हड़प लिया जाता था, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।
ठीक है। तो इसी हड़प नीति के तहत सबसे पहला क्षेत्र जिसको शामिल किया गया था वो था सतारा। इसको भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला है रत्नागिरी। रत्नागिरी यह अपने आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आम मिलता है जिसको कि अल्फांसो आम कहा जाता है। ठीक। अगला है कोल्हापुर। कोल्हापुर अपने लेदर के स्लीपर्स, चमड़े के चप्पलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इतने कुछ लोकेशंस थे, कोई स्किप तो नहीं हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने चर्चा किया था नागपुर के बारे में, वर्धा में सेवाग्राम आश्रम गांधी जी के द्वारा, बुल्डाना में लोनार झील, उसके बाद भुसावल केला उत्पादन के लिए, अजंता एलोरा गुफाओं के लिए, औरंगाबाद में औरंगजेब और बीबी का मकबरा, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी स्थानांतरण, शिरडी में साईं बाबा, नासिक अंगूर और प्याज के लिए प्रसिद्ध है, तारापुर पहला परमाणु विद्युत गृह है, 1972 में स्थापित किया गया था, थाने 1853 में पहला रेल चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल, खंडाला पर्यटन क्षेत्र, पुणे मौसम वेधशाला और आईटी सिटी, महाबलेश्वर कृष्णा नदी, सतारा हड़प नीति के तहत, और रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए, कोल्हापुर अपने चप्पलों के लिए। ठीक, महाराष्ट्र में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनको हमने कवर किया। इसी के ही दक्षिण में एक छोटा सा राज्य है, इसको बस देख लेते हैं। इसका नाम है गोवा। ठीक है, गोवा ये बहुत ही छोटा एक राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? पणजी। ये जो गोवा राज्य है इसकी आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है पर्यटन उद्योग। लोग यहाँ पे बीच में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, गोवा इसकी राजधानी है पणजी, और गोवा जो है वो पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था। भारत में आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों ने अपने अलग अलग क्षेत्रों पे फैक्ट्रीज स्थापित किए थे। कुछ क्षेत्रों पे इन्होंने वहाँ के राजाओं को हटा करके स्वयं शासन स्थापित कर लिया था। इसी में गोवा में भी पुर्तगालियों का शासन लंबे समय तक था। 1961 में ऑपरेशन विजय चला करके भारत सरकार ने पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया था, और उसके बाद में गोवा जो है वो भारत का अंग बन गया था। ठीक है, तो गोवा के बारे में यही 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। गोवा को कब भारत में शामिल किया गया था? 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। किन विदेशी ताकतों का शासन था यहाँ पे? पुर्तगालियों का। ठीक है, गोवा की कैपिटल पणजी। ठीक है, गोवा के बारे में यही 3-4 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र हुआ करता था। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तेलंगाना के बारे में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ये जो हैदराबाद है पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी। जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक राज्य हुआ करता था तब हैदराबाद इनकी कॉमन कैपिटल थी, लेकिन अब तेलंगाना पृथक राज्य बनने के बाद में इसके हिस्से में आ गया हैदराबाद, मतलब तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो इसमें 3 स्थानों को अलग अलग कैपिटल के रूप में डेवलप करने का सुझाव रखा गया है या प्रस्ताव रखा गया है। एक तो है विशाखापट्टनम, एक है अमरावती और एक है कुर्नूल। हम आगे देखेंगे कौन कौन सी कैपिटल किस पर्पज से बनाया गया है। तेलंगाना में ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकेशंस तो नहीं है, 2-3 हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर लूँगा। एक है हैदराबाद जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक है गोलकुंडा। ये जो गोलकुंडा है यह अपने कोहिनूर हीरा की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। जो कोहिनूर हीरा है जो कि वर्तमान में ब्रिटेन की क्राउन के ताज पे सजा हुआ है। ये जो कोहिनूर हीरा है यह भारत से ही उनके पास गया था। ठीक है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अलग अलग राजाओं के हाथों से ट्रांसफ़र होते हुए यह ब्रिटेन तक पहुंचा है। ठीक है, तो गोलकुंडा से ही प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा। अगला है सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों आसपास बसे हुए हैं और महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं। तो सिकंदराबाद यह साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। हम रेलवे जोन्स पढ़ते हैं, तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? सिकंदराबाद। ठीक है, तो तेलंगाना के बारे में यही 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। एक और चीज़ जो कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और इतिहास में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो रिलेशन था किस प्रकार से था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तेलंगाना वाले क्षेत्र में या तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में उस समय राजा एक राजवंश चलता था, उसका नाम था काकतीय वंश। यही जो काकतीय वंश हैं वो छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में या बस्तर संभाग में जो हम काकतीय वंश के बारे में पढ़ते हैं वो यहीं से आए हुए थे। तेलंगाना में ही एक राजा हुए थे, राजा रुद्र प्रताप देव। इन्हीं के ही द्वारा छत्तीसगढ़ में शासन शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश कौन कौन से राज्यों से लगता है? उत्तर की तरफ उड़ीसा, पश्चिम की तरफ तेलंगाना और कर्नाटक, और दक्षिण की तरफ तमिलनाडु। ठीक, इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद अब तेलंगाना के हिस्से में चले गया। तो अब आंध्र प्रदेश के लिए 3 अलग अलग कैपिटल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कौन कौन सा है? एक तो है विशाखापट्टनम। इसके बारे में कहा गया कि यह एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। एक था अमरावती, है अभी भी। इसको कहा गया कि इसे हम लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे। और एक क्षेत्र है, इसका नाम है कुरनूल। कुरनूल के बारे में कहा गया कि इसे हम जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे। आपको पता है कि शासन के 3 अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि विधायिका विधि निर्माण का काम करती है, कार्यपालिका प्लान्स को, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और जुडिशियरी जो है वो न्याय का कार्य करती है, न्याय देने का कार्य करती है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश का जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, हर एक राज्य में 3 बॉडीज हो सकती है ना, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। केंद्र के स्तर पर भी से यही संरचना होती है। इसका मतलब है कि कुरनूल में हाई कोर्ट रखा जाएगा। ठीक है, अमरावती में विधानसभा बनाया जाएगा, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विधानसभा से ही इनके बिल्स पास होंगे, विधायक और क्या बनेंगे, कानून बनेंगे। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल कहाँ बनाएंगे? अमरावती में। और इनके जो सारे मंत्री हैं वो कहाँ बैठेंगे? विशाखापट्टनम में। इसको बनाया जाएगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जहाँ से प्लान्स और स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुरनूल जुडिशियल कैपिटल। ठीक, इस प्रकार आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल बनाने का प्रस्ताव या सुझाव रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है यनम। यनम क्या है? यनम एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। कौन सी यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जिलों से बना हुआ है। कौन कौन से जिले हैं? एक तो पुडुचेरी स्वयं एक जिला है, एक जिला है कराईकल, एक जिले का नाम है यनम और एक जिले का नाम है माहे। इसी में ही यनम नाम का जो जिला है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। जबकि बाकी के 3 जिले कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं? इसमें से पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों स्थित हैं तमिलनाडु में, हम आगे चर्चा करेंगे। माहे स्थित है केरल में। ठीक है, और चौथा यनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो यनम किस क्षेत्र का जिला है? यह पुडुचेरी का एक जिला है। पुडुचेरी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके अलावा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, साथ ही यह एक बंदरगाह भी है। और इस बंदरगाह की खासियत क्या है? यह भारत का सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है। ठीक है, प्रश्न कभी पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है राजमुंद्री। राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है राजमुंद्री, और राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थापित है। अगला है मछलीपट्टनम, या पहले इसको मसूलीपट्टनम भी कहा जाता था। ये जो मछलीपट्टनम है यह डचों की पहली फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई थी। आपको पता है कि भारत में जब यूरोपियंस का आगमन शुरू हुआ था उस समय बहुत सारे शक्तियाँ यहाँ पे आई थी। एक तो आपके पुर्तगाली थे सबसे पहले आने वालों में, उसके बाद में आए थे डच। ठीक, उसके बाद में आए थे आपके अंग्रेज। ठीक,
और उसके बाद में फ्रांसीसी भी आए थे। ठीक है, तो इसी क्रम में जो डच आए थे उन्होंने अपना सबसे पहला फैक्ट्री बनाया था मछलीपट्टनम में। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नदियों वाले टॉपिक में हमने चर्चा किया था कि दो प्रमुख नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियाँ कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और अपना जल गिराने से पहले किस राज्य को क्रॉस करती हैं? आंध्र प्रदेश को क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश को जब क्रॉस करती हैं तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो इनका डेल्टाई क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में इनका जो जल है वो धीमी गति होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक, अब इस क्षेत्र में एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जहाँ पे डेल्टा होता है वहाँ पे जनरली जो मीथेन गैस है, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो चीज़ों के सड़ने से उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये पूरा क्षेत्र डेल्टाई रीजन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है प्राकृतिक गैस का क्षेत्र और इसको कहा जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्राकृतिक गैस का स्रोत कहाँ पे है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का पूरा क्षेत्र, इसको कहा जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन और यह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट दक्षिण की तरफ चलेंगे तो एक प्रसिद्ध लोकेशन है, इसका नाम है तिरुपति। तिरुपति क्यों प्रसिद्ध है? बालाजी मंदिर के लिए। ठीक है, तिरुपति बालाजी, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अपना मन्नत पूरा होने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे अपना बाल दान करते हैं, मतलब सिर मुंडवा लेते हैं वहाँ पे, महिलाएं भी पुरुष भी। ठीक है, तो तिरुपति बालाजी मंदिर याद रखेंगे। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, जब मैं द्वीपों की चर्चा कर रहा था वहाँ पे भी चर्चा किया हूँ। श्रीहरिकोटा, यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थापित किया गया है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? यह एक द्वीप है जो कि पुलिकट लेक के बीच में है। और पुलिकट लेक किन के बीच में है? यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित एक झील है। ठीक, यह एक लैगून टाइप का झील है। लैगून झील के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर को लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, क्रेटर लेक हो गया, इन सभी के स्ट्रक्चर की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो पुलिकट लेक किन दो राज्यों के बीच में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट लेक है। और इसी पुलिकट लेक के बीच में एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा। और इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड पर बनाया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से भारत के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, हाल ही में जो चंद्रयान का लॉन्चिंग हुआ था वो भी इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो हमने आज कौन कौन से राज्यों की चर्चा किया? सबसे पहले हमने महाराष्ट्र के बारे में देखा, सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा किए। फिर हम गोवा में गए, गोवा के 3-4 पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद में तेलंगाना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी। एक तो यहाँ पे काकती वंश के बारे में मैंने चर्चा किया, कोहिनूर हीरा, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय और वारंगल। ठीक है, वारंगल में ही यहाँ पे काकती वंश का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट थे तेलंगाना में। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में मैंने बताया कि ये 3 कैपिटल अपना डेवलप करना चाहता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए पृथक कैपिटल होंगे। कौन कौन से कैपिटल हैं? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। इसके अलावा विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यनम पुडुचेरी का एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मछलीपट्टनम डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके अलावा केजी बेसिन प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। बालाजी मंदिर तिरुपति में स्थित है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है। इतने महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इन 3-4 राज्यों को मिला करके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारा साउथ इंडिया वाला जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।